गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। सो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में आज हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वंश है, तो आपको पढ़ना है। और हमने आगे तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो अब आपको, क्योंकि मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्लास बहुत लेट हो गई, क्लास आ नहीं पा रही थी। मैं बताऊँगी लाइव आके कि क्लास आपकी क्यों नहीं आ पा रही थी। अब गाइस, हिस्ट्री के साथ साथ में आपकी करंट अफेयर्स आपको पता है हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो डेली का करंट अफेयर्स में आपको 10 मिनट की 15 मिनट की क्लास में आपको यहाँ समझा दिया करूँगी। तो आप करंट अफेयर्स की क्लास डेली लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम पढ़ रहे हैं पुष्यभूति वंश, या इसी को बोलते हैं, आप लोगों को भी पता है, वर्धन वंश। तो ये अगर एग्जाम में आ जाए पुष्यभूति वंश और फिर वर्धन वंश भी आ जाए, तो ये मत सोचना कि ये दोनों अलग हैं। ये दोनों सेम ही हैं, दोनों के दोनों। तो ये दोनों एक ही हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संस्थापक था पुष्यभूति, और इसने थानेश्वर को राजधानी बनाया था। वो थानेश्वर हमारा आता कहाँ है, तो वो आता है हमारा हरियाणा में। तो गाइस, पहले 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लीजिए आप। सबसे पहले पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक, तो संस्थापक था पुष्यभूति। इसने थानेश्वर को राजधानी बनाया, और थानेश्वर आता है हरियाणा में। अब पढ़ेंगे, अगला है जो प्रभाकर वर्धन 4। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसने क्या क्या है। तो इसका इसलिए यहाँ पे वर्णन है क्योंकि जो हमारा जो पुष्यभूति जो वंश है उसका वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, प्रभाकर वर्धन को। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, और मैंने इसको जो रेड मार्कर है उससे हाईलाइट इसीलिए कर दिया है क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो यहाँ पर है कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक था कौन, प्रभाकर वर्धन 4। इसने महाराधिराज और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। 2 उपाधि धारण की थी, पहली थी महाराधिराज और दूसरी थी परम भट्टारक की। किसने करी थी ये उपाधि धारण, तो प्रभाकर वर्धन 4 ने। पहला पॉइंट, जो इसका पहला पॉइंट है वो है इस वंश का वास्तविक संस्थापक था वर्धन वंश का। दूसरा, इसने 2 उपाधियां धारण की, एक थी महाराधिराज और दूसरी थी परम भट्टारक की। फिर वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था कौन, प्रभाकर वर्धन, क्योंकि प्रभाकर वर्धन से ही यहाँ पे जितने जो युद्ध हुए हैं, जो मारकाट हुई है, वो यहीं से शुरुआत होती है। तो वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रभाकर वर्धन 4, ये वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये क्या बना दिया है मैम ने, और आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर मैं आपको नहीं समझाऊंगी, इसलिए थोड़ा मार्कर चेंज करना चाहूँगी कलर, क्योंकि हाँ आपको मैं समझा सकूँ। तो देखो, यहाँ से करते हैं हम स्टार्ट समझाने की। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है प्रभाकर वर्धन, ठीक है। तो जो प्रभाकर वर्धन था उसके 2 पुत्र थे, ठीक है। 2 पुत्र कौन कौन से थे, एक था राज्यवर्धन, ये जो लिखा है पहला, और दूसरा था हर्षवर्धन। अब ये जो लिखा है राजश्री, तो हर्षवर्धन की कन्या थी राजश्री, और राजश्री का विवाह होता है कन्नौज के मोखली वंश के शासक गिरिवर्मा के साथ में, ठीक है। जो कन्नौज के जो मोखली वंश के जो राजा थे गिरिवर्मा, उनका विवाह किसके साथ होता है, राजश्री के साथ में। फिर होता क्या है यहाँ पे कि जो मालवा का जो शासक था देवगुप्त ने क्या किया कि गिरिवर्मा की हत्या की और राजश्री को कैद करके कारागार में डाल दिया। उसके बाद में बंगाल का जो शासक होता है, ये जो बंगाल का शासक था शशांक, वो शशांक क्या करता है, धोखे से, मतलब गौड़ मित्र था, बहुत ही घनिष्ठ मित्र था राज्यवर्धन का, और धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। लेकिन जब हर्षवर्धन बैठता है गद्दी पे, फिर हर्षवर्धन करता है इसकी हत्या शशांक की और देवगुप्त। तो यहाँ पर
फिर हर्षवर्धन का शासन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे इन्होंने काम किए हैं। तो अब पढ़ेंगे आगे, एक बार फिर सुन लीजिए ध्यान से, एक बार आपको समझा दे रही हूँ क्योंकि ये डाउटफुल चीजें हैं, एक बार क्लियर कर लेना, चाहो लूसेंट उठा लेना। जो पुष्यभूति जो बर्दर वंश है, साइड में इधर की साइड में सारा दिया हुआ है एक एक पॉइंट, इसलिए मैंने डायग्राम से आपको इसलिए समझाना चाहा है क्योंकि इससे समझ में आ रहा है बिल्कुल। अगर आपने ऐसा ही सेम बना लिया अपने नोट्स में और अगर आपने मेंस दे रहे हो तो शॉर्ट में समझा दिए तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले प्रभाकर वर्धन की शादी होती है यशोमती से और इनकी दो पुत्रों की इन्हें प्राप्ति होती है, एक है राज्यवर्धन, दूसरा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की कन्या थी राजश्री और राजश्री का विवाह होता है कन्नौज के मोकरी वंश के शासक गिरिवर्मा के साथ में, लेकिन गिरिवर्मा की हत्या कर देता है मालवा का शासक देवगुप्त और राजश्री को कारागार में कैद करके डाल देता है। उसके बाद में जो शशांक होता है बंगाल का शासक, राज्यवर्धन का घनिष्ठ मित्र होता है लेकिन धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। उसके बाद में बैठता है हर्षवर्धन और हर्षवर्धन शशांक को पराजित करता है, शशांक की हत्या कर देता है और देवगुप्त की। तो यहाँ पर हर्षवर्धन का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा शासक था। अब हम आगे देखेंगे कि इसने काम क्या किए गाइस। एक और ये यहाँ पे नोट लिखा है कि गुप्त वंश के पतन के बाद कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था वर्धन वंश, यानी कि यही, इसी को आप पुष्यभूति वंश बोल लो या फिर वर्धन वंश बोल लो। एक नोट है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ लेकिन आप फिर भी देख लो कि राज्यवर्धन इसकी हत्या बंगाल के गौड़ शासक जो शशांक था उसने धोखे से कर दी थी। शशांक ने बोध गया के बोध वृक्ष जो पीपल का जो वृक्ष होता है उसको कटवा दिया था क्योंकि वो शैव धर्म का अनुयायी था, यानी शैव धर्म मतलब भगवान शिव की पूजा करता था। उसके बाद में हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था 606 ईडी से 647 ईडी। सबसे पहले इसे शिलादित्य भी कहा जाता और गाइज एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है शिलादित्य, क्योंकि ये जो शिलादित्य है यहाँ पे देखो एमपीपीएससी ने तो जाने कितनी बार पूछा है। एमपीएसआई में जो 2017 के शायद पेपर हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया है कि शिलादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो जो हर्षवर्धन था उसी को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। गाइज एक बात याद रखना, कंपटीशन कोई 10th 12th का एग्जाम नहीं है कि आपने वो आती है जो सीरीज आती है युगबोध या कौन सी वो पढ़ ली और आपका वहाँ से कवर हो गया। ये कंपटीशन है, हजारों बच्चे बैठे हैं आपसे ऊपर, तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी और ऐसे आप फैक्ट बिल्कुल भी नहीं इन्हें अनदेखा कर सकते क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। दूसरा है हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष ने शशांक को पराजित किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद में हर्ष ने दो जो उपाधियां थी धारण की, एक महाराधिराज और दूसरी परम भट्टारक की, और यही दो उपाधि प्रभाकर वर्धन ने भी धारण की थी, मैंने आपको बताया था तो हमने अभी पढ़ रहे थे। उसके बाद में हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट जिसने कादम्बरी और हर्षचरित धार्मिक नामक पुस्तकों की रचना की। तो ये जो दो पुस्तक है कादम्बरी और हर्षचरित, इनके भी नाम आ जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि इन पुस्तकों की रचना किसने की थी, तो वो थे बाणभट्ट। उसके बाद में हर्ष को साहित्य का सम्राट भी कहते थे, तो जो था वर्धन वंश के काल में किस शासक को साहित्य का सम्राट भी कहा जाता था, तो हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट भी कहते थे क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इसके जो दरबार था उसमें कवि थे, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों की रचना हुई, साहित्य का भी वहाँ पे वर्णन है, इसी के चलते हर्ष को साहित्य का सम्राट भी कहते थे क्योंकि इसने प्रियदर्शिका और नागानंद और रत्नावली नामक नाटक की रचना की थी। ये थे नाटक, इसीलिए साहित्य का सम्राट। दूसरा था कि इसके दरबार में जो कवि रहते थे उन्होंने भी पुस्तकों की रचना की है। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोच परिषद का आयोजन करता था और जिसकी अध्यक्षता करता था हेनसांग। हेनसांग कौन था? चीनी यात्री था, उसका भी आपको मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले आप ये दो फैक्ट आपको फिर एक बार समझाती हूँ कि हर्ष को साहित्य का सम्राट भी कहते हैं
क्योंकि इसने प्रियदर्शिका, नागानंद एवं रत्नावली की रचना की। और ये तीनों क्या थे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किताब है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है? तो ये था कविता है, तो ये था नाटक। उसके बाद में हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोची परिषद का आयोजन करता था और उसकी अध्यक्षता करता था चीनी यात्री हेनसांग। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग ने भारत की यात्रा की और हेनसांग को नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि और तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहते थे। और ये गाइज यहाँ पर कोई वैसे ही नहीं लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप यहाँ पर देख लेना, किताब में नीति का पंडित मिल जाएगा, वर्तमान शाक्य मुनि मिल जाएगा, लेकिन यात्रियों का राजकुमार आपको नहीं मिलेगा। आप लूसेंट उठा के देख लेना, नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हर्ष को, जो हेनसांग को, उसको क्या क्या बोला जाता था? तो हेनसांग को नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि और तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहते थे। उसके बाद में हेनसांग ने 629 से 645 एडी के बीच में भारत की यात्रा पर आया और लगभग 15 साल वो भारत में रहा था। कौन? हेनसांग। हेनसांग का जो यात्रा, जो वर्णन था पूरा, वो एक पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं। तो ये सीयू की नाम की जो पुस्तक थी, उसमें इसके पूरे यात्रा का विवरण मिलता है। हर्ष प्रतिदिन, जो हर्षवर्धन था, प्रतिदिन 500 ब्राह्मण और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन करवाता था। अभी कुछ और फैक्ट हैं आगे, वो भी देख लेंगे। हर्ष प्रारंभ में शैव अनुयायी था, यानी कि शैव धर्म का अनुयायी था, किंतु बौद्ध विद्वान दिवाकर मिश्र और हेनसांग के संपर्क में आते ही उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। किसने? तो अगर आपसे पूछा जाए कि हर्ष प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था, तो प्रारंभ में तो वो शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। और किसके संपर्क में आके? तो दिवाकर मिश्र और हेनसांग के। ठीक है। दूसरा है, हर्ष ने 641 एडी में अपना एक दूत चीन भेजा और चीन से 643 एडी और 645 एडी में 2 दूत भारत आए थे। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड ने पराजित किया और जो हर्ष का जो दक्षिणी जो अभियान था वो रोक दिया। ये घटना थी 643 ईस्वी की लगभग। हर्ष की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो हर्ष की आय का मुख्य स्रोत था भू राजस्व और जो उपज का होता था 1/6 यानी कि 1/6। कुंभ के मेले की शुरुआत, तो कुंभ के मेले की शुरुआत हर्ष के समय ही शुरू हुई थी और 2 लोगों को 2 उपाधि दी गई थी। द्वितीय अशोक किसको बोला जाता था? तो एक तो कनिष्क को बोला जाता था और दूसरा द्वितीय अशोक बोला जाता था हर्ष को। तो अगर ये आ जाए द्वितीय अशोक, तो अगर आपको ऑप्शन में कनिष्क 2 तो नहीं देंगे और या फिर ये दे दे दोनों, तो ये दोनों होंगे या फिर हर्ष होगा जो आपको ऑप्शन में मिल जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा दिए हैं। गाइज सबसे बड़ी बात यह है, अब आपकी क्लास में वो जितना गैप होना था उतना हो गया। अब आपकी क्लास में कोई गैप नहीं होगा, क्लास आपकी रेगुलर आएंगी, प्लस में करंट अफेयर्स डेली का, क्योंकि उससे मेरे को भी मतलब प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरा भी करंट अफेयर्स डेली का लिख जाया करेगा, आपका भी। और आपकी जो PDF है उसी की मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया करूँगी। तो मिलेंगे गाइज अगली क्लास में। थैंक यू।